हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज अपन जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कोशिका भित्ति। ओके, लास्ट लेक्चर में अपन ने यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कैरेक्टर्स स्टडी किए थे, जो प्रॉपर्टीज थी वो बताई थी। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस को अपन ने एक्सप्लेन किया था। तो अपन ने बताया था कि एक एक स्ट्रक्चर को अब डिटेल से स्टडी करेंगे। तो वो है कोशिका भित्ति। ठीक है बेटा, तो सेल वॉल को पहले अपन कवर करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, इससे क्वेश्चन दो चार जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कि जो सेल वॉल है बेटा, ये जो सेल वॉल अपन स्टडी कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं अपन यूकैरियोट सेल वॉल। ठीक है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल को अपन स्टडी कर लिया था। अब अपन यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन में यूकैरियोटिक सेल वॉल को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन बनता है बेटा कि यूकैरियोट्स में सेल वॉल किस किस में पाई जाती है। तो यहाँ बात करें तो यूकैरियोटिक सेल वॉल की बात करें तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल होंगे वो है आपके ऑल प्लांट किंगडम में सब में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ऑल फंजाई एंड सम प्रोटिस्टा। ओके, पादप जगत में सभी कवकों में सेल वॉल होती है और कुछ प्रोटिस्टा में सेल वॉल पाई जाती है। प्रोटिस्टा जो किंगडम है उसमें सभी में सेल वॉल नहीं होती बेटा, कुछ प्रोटिस्टा में सेल वॉल पाई जाती है, जो डाइवर्सिटी में अपन बात करेंगे। अगली बात करें सेल वॉल की डिस्कवरी। तो सेल वॉल की खोज का जो श्रेय है वो दिया गया है बेटा, याद करो, बताया था आपको, रॉबर्ट हुक। एक्चुअल में रॉबर्ट हुक ने जो सेल की डिस्कवरी की थी, तो अपने बात की थी, उसको जो स्ट्रक्चर दिखाई दी थी उसके चारों ओर जो परत थी वो कौन थी? सेल वॉल। उसको बाद में सेल वॉल कहा गया। तो डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल बाय रॉबर्ट हुक। अब बात आती है सेल वॉल को डिफाइन कैसे करें बेटा। तो जो कोशिका भित्ति होती है वो निर्जीव परत होती है। यह है निर्जीव परत होती है। इसके कुछ कैरेक्टर हैं बेटा। यह है दृढ़ या बोल दो कठोर, अप्रत्यास्थ, निर्जीव बता ही दिया। ये नॉन लिविंग होती है क्योंकि इसके अंदर उपापचय क्रियाएं नहीं होती। और ये सुरक्षात्मक, बाहरी, और सबसे इंपॉर्टेंट पारगम्य होती है। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है पारगम्य। देखो ये निर्जीव है और ये पारगम्य है। कठोर होती है, रिजिड होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है, अप्रत्यास्थ होती है। क्लियर? तो ये इसके कुछ कैरेक्टर हो गए। अब अगली बात करें अपन यहाँ सेल वॉल की, तो अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे बेटा प्लांट सेल वॉल को। ठीक है, जो पादप कोशिका भित्ति है उसकी स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद में कवक कोशिका भित्ति को अलग से अपन एक्सप्लेन कर देंगे। तो पादप कोशिका भित्ति का जो रासायनिक संगठन है पहले उसकी बात करेंगे। तो यहां पर बात कर रहा हूं मैं प्लांट सेल वॉल की। तो प्लांट की बात करें तो आपको पता है ऑल प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इनका कैरेक्टर है इन ऑल प्लांट्स। ओके, अब बात करते हैं रासायनिक संगठन की। एनसीईआरटी में देखो बहुत शॉर्ट में दे रखा है सेल वॉल, अपन थोड़ा सा डिटेल में लेंगे। अगर मैं वैसे बात करूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तो सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो यहाँ पर स्टडी कर रहा हूँ मैं। जो प्लांट सेल है, पादप कोशिका भित्ति है, वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड कुछ मात्रा में प्रोटीन भी होता है कि बनी होती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे घटक होते हैं जिनकी अपन बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो जो अन्य घटक हैं उनकी अपन थोड़ी थोड़ी बात करते हैं कि वो किस प्रकार से इसमें पाए जाते हैं। तो प्लांट सेल वॉल का जो रासायनिक संगठन है वो एक बार मैं मेंशन कर रहा हूँ।
प्लांट सेल वॉल कंपोजिशन, जो संगठन है, तो उसमें देखो बेटा 3 घटकों की बात कर लेते हैं। जो मेन होता है वो होता है बेटा सेलुलोज, और सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल के रूप में होता है। जो मेन घटक है वो है सेलुलोज, और सेलुलोज किस रूप में होता है बेटा? माइक्रोफाइब्रिल। अभी इसको थोड़ा सा स्टडी करवा देंगे ताकि याद रहे। उसके बाद में सेल वॉल की मैट्रिक्स होती है आधात्री, और मैट्रिक्स में पाए जाते हैं हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, कुछ मात्रा में प्रोटीन, कुछ मात्रा में लिपिड, और वाटर कंटेंट भी होता है बेटा। ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, वाटर भी वेरिएबल अमाउंट में होता है। तो ये मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद अन्य जो घटक होते हैं अदर्स, उनकी लिस्ट बता रहा हूं। जैसे क्यूटीन पाया जाता है, सुबेरिन पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है। इसके अलावा कुछ मिनरल्स भी होते हैं बेटा, इसके अलावा कुछ गम वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये अन्य घटक हैं जो वेरिएबल अमाउंट में विशिष्ट कोशिका भित्तियों में पाए जाते हैं, जो विशिष्ट उनको प्रॉपर्टी प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे वैक्स भी हो गया, सिलिका भी होती है, लेकिन ये कुछ सेल वॉल में पाए जाते हैं। किसी में वैक्स भी मिलता है बेटा, कुछ अमाउंट में किसी किसी में सिलिका भी पाई जाती है। ठीक है, तो ये कंपोजिशन हो गया। लेकिन जो मुख्य है वो है सेलुलोज, उसके बाद हेमीसेलुलोज, फिर पैक्टिन है, वाटर कंटेंट भी होता है। वाटर कंटेंट जितना कम होगा उतना वो सेल वॉल जो है हार्ड होती जाएगी, रिजिड होती जाएगी। तो ये कंपोजिशन की बात हो गई। अब ये आपको पता है बेटा, जो सेलुलोज है, ये इधर देखो, मैं यूँ समझा देता हूँ। सेलुलोज क्या होता है आप जानते हो बेटा? सेलुलोज ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, ये अपन बोल सकते हैं होमोपॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। याद रखना है, आगे भी आएगा बायोमोलिक्यूल में। बीटा अल्फा ग्लूकोज होती है, बीटा ग्लूकोज होती है, तो ये बीटा ग्लूकोज का क्या होता है? होमोपॉलीमर। इस तरह से सेलुलोज ये फाइबर के रूप में हो रहा है। ये सेलुलोज का एक फाइबर है। सेलुलोज क्या है? पॉलीसेकेराइड, तो इसकी एक चेन है। इस प्रकार से सेलुलोज की अनेक चेन मिलके क्या करती है? माइक्रोफाइब्रिल का निर्माण करती है। जैसे ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर एक माइक्रोफाइब्रिल बन गया, जिसमें कई सेलुलोज की चेन्स हैं, 200 to 250 चेन हो सकती है। ये एक माइक्रोफाइब्रिल है, ये दूसरा माइक्रोफाइब्रिल है। इस तरह से अनेक माइक्रोफाइब्रिल जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित हो जाते हैं। और ये क्या है? माइक्रोफाइब्रिल। और इस पूरे को अपन बोलते हैं मैक्रोफाइब्रिल। मैक्रोफाइब्रिल। और इन फाइब्रिल्स, माइक्रोफाइब्रिल्स को स्टेबल करने के लिए इनमें फिर आता है हेमीसेलुलोज। ये जो है, जो बाइंडिंग मटेरियल का काम कर रहा है, ये होता है हेमीसेलुलोज। ओके। और इसके अलावा बाकी की जो मैट्रिक्स भाग है, जैसे प्रोटीन की बात करें या पैक्टिन भी ले लो, तो इसमें यहाँ पर बीच बीच में भरा होता है पैक्टिन। तो थोड़ा सा सेल वॉल को, जब सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल होती है तो उसको प्रत्यास्था भी प्रदान करता है, तो ये पैक्टिन हो गया। इसके अलावा वाटर कंटेंट अन्य, वो डिपेंड करेगा सेल वॉल कौन सी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, तो वो जिसकी अपन अभी बात करेंगे टाइप्स की। ठीक है, तो इस प्रकार से सेल वॉल का निर्माण होता है। तो यही सेल वॉल है जो बाह्य परत का निर्माण करती है और परमिएबल होती है, ये सेलेक्टिव नेचर की नहीं होती। ठीक है, अब बात करते हैं अपन जो प्लांट सेल वॉल है उसके जो घटक हैं, उसके जो भाग हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात होगी। सिंपल बातें कर रहा हूँ अभी, ये केवल जनरल मैंने बताया है। अब इंपॉर्टेंट जो है वो प्लांट सेल वॉल के भाग हैं, जैसे मिडिल लेमिला हो गया, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, उनकी स्टडी अपन अब करेंगे। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है बेटा, बस आपको पॉइंट्स याद रखने हैं
और एनसीईआरटी का कंटेंट पूरा बेटा टिप्स पे रखना है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएगा। कुछ बातें अपन केवल एक्सप्लेन करने के लिए डिटेल में जा रहे हैं, बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी की आपको कवर करवानी है सर। अब यहाँ देखें बेटा, तो जो पादप कोशिका भित्ति है उसके 3 भाग होते हैं जिनकी अपन बात करेंगे। उसके 3 भाग हैं बेटा, 1 2 3। इन तीनों की बात करेंगे, इनसे क्वेश्चन आते हैं। एक तो है मिडिल लेमिला, दूसरा है प्राइमरी सेल वॉल, और तीसरा है सेकेंडरी सेल वॉल। मध्य पटलिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीयक कोशिका भित्ति। ठीक है, इन तीनों की बात करेंगे, इन तीनों के स्ट्रक्चर और इनके अलग अलग क्या क्या फंक्शन है, कहाँ पाई जाती है, उनकी स्टडी करेंगे। लेकिन एक बार मैं इन तीनों को एक बार दिखा रहा हूँ कि किस तरह से अरेंज होती हैं। ठीक है, एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान से समझिएगा बेटा। जैसे 2 पादप कोशिकाएं बेटा, मैंने बताया था प्लांट सेल जो होती हैं आपस में एडजेसेंट होती हैं। ये सेल ए है और ये प्लांट सेल बी है। ओके, 2 पादप कोशिकाएं हैं। आधा डायग्राम बनाया मैंने, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, और ये जो लेयर बनाई है ये है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के बाहर की ओर क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति। तो ये लो बेटा, तो 2 पादप कोशिकाओं के बिल्कुल जो बीच में होती है मिडिल, वो मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेमिला। ये मिडिल लेमिला है बेटा, बीचों बीच। तो ये ब्लू कलर से जो मेंशन की है वो है ML, मिडिल लेमिला। ओके, मिडिल लेमिला के इधर अंदर की तरफ, मिडिल लेमिला दोनों की कॉमन होगी। मिडिल लेमिला के इधर जाओगे बी सेल की ओर तो अंदर की तरफ बोलेंगे, तो इधर की तरफ होती है प्राइमरी सेल वॉल। ये देखो बेटा, यहाँ पर ये रेड कलर से जो बता रहा हूँ, प्राइमरी सेल वॉल, और इधर भी प्राइमरी सेल वॉल होगी। तो ये है प्राइमरी सेल वॉल और ये भी प्राइमरी सेल वॉल। ये प्राइमरी सेल वॉल सेल बी की है और ये प्राइमरी सेल वॉल सेल ए की है। इसका मतलब प्राइमरी सेल वॉल अलग अलग होती हैं, लेकिन जो मिडिल लेमिला है वो दोनों सेल की क्या है, कॉमन है, जो अभी स्टेटमेंट में अपन मेंशन करेंगे। फिर प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ, सेल मेम्ब्रेन की तरफ होती है सेकेंडरी सेल वॉल, जो कंपैरेटिवली थिक होती है। ये बेटा सेकेंडरी सेल वॉल, इसको मेंशन कर रहा हूँ, सेकेंडरी सेल वॉल, और ये भी है सेकेंडरी सेल वॉल। अब देखें बेटा ध्यान से, मिडिल लेमिला सेल ए और बी की दोनों की क्या है, कॉमन है। सेल बी में देखो सेल वॉल के 3 घटक हो गए, मिडिल लेमिला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। सेल ए के भी 3 घटक हो गए सेल वॉल के, मिडिल लेमिला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। तो एक सेल की बात करें तो मिडिल लेमिला इधर भी काउंट होगी और मिडिल लेमिला इधर भी काउंट होगी। तो अपन ने बताया ना, सेल वॉल के 3 भाग होते हैं, मिडिल लेमिला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। अब क्वेश्चन इससे बनता है कि इनकी व्यवस्था क्या होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि तीनों का अरेंजमेंट बताओ बाहर से अंदर की ओर, तो बाहर कौन है, मिडिल लेमिला, फिर उसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल, फिर सेकेंडरी सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन आ जाएगी। अंदर से बाहर की ओर पूछे, सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी, मिडिल लेमिला। प्राइमरी सेल वॉल कहाँ है बेटा, बिटवीन मिडिल लेमिला एंड सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल की पोजीशन क्या है, बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ऐसे याद रखना आपको, ऐसे जस्ट इस तरह से क्वेश्चन वो डिजाइन करेगा कि उनका अरेंजमेंट क्या है, कहाँ पाई जाती है, किसके अंदर है, किसके बाहर है।
ठीक है, तो ये हो गया आपका सेल वॉल के भाग है, उनको मैंने प्रदर्शित कर दिया। अब एक एक करके इन तीनों को अपन स्टडी करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी मध्य पटलिका की। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मध्य पटलिका, मिडिल लेमिला। ओके बेटा, तो जो मिडिल लेमिला है उसके सारे पॉइंट्स अपन यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो अपन यहाँ बोल सकते हैं ये सबसे बाह्यतम भाग है। देखो सेल वॉल के मैंने तीनों भाग बताए हैं, तो सबसे आउटर मोस्ट जो परत है, जो सबसे बाह्य या सामान्य परत है, वो कौन सी? मिडिल लेमिला। बाहर होती है, और ये क्या होती है? दो सेल के मध्य पाई जाती है, जो दो सेल की कॉमन होती है। तो अपन बोल सकते हैं ये है सामान्य परत होती है, बोल सकते हैं कॉमन, कॉमन बिटवीन टू प्लांट सेल, और इसे प्लांट सीमेंट के नाम से भी जानते हैं, प्लांट सीमेंट। कहलाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको क्या बोलते हैं अपन? प्लांट सीमेंट। ठीक है, और ये जो मिडिल लेमिला है वो किसकी बनी होती है? इंपॉर्टेंट है, यह है कैल्शियम पैक्टेट तथा मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। अगर इसमें क्वेश्चन पूछे कि दोनों में मुख्य कौन है, तो जो मेन है, जो अधिक मात्रा में होता है, वो होता है कैल्शियम पैक्टेट। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो पाया जाता है वो होता है बेटा कैल्शियम पैक्टेट, ये मेन है। तो मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट की। ओके, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, जब साइटोकाइनेसिस होता है, जब पादप कोशिका में विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, तो सबसे पहली जो परत बनती है वो होती है मिडिल लेमिला। तो अपन बोल सकते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन के दौरान बनने वाली प्रथम परत होती है। तो सबसे पहले किसका निर्माण होता है? मिडिल लेमिला का, जिसका निर्माण गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है, जो आगे गोल्जी बॉडी में अपन फंक्शन की बात करेंगे। अगले पॉइंट पे जाएं तो जो मिडिल लेमिला है वो पादप कोशिकाओं की मुक्त सतह पर अनुपस्थित होती है। यह है कोशिका की मुक्त सतह पर अनुपस्थित होती है। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे प्लांट की बात करेंगे एनाटोमी में, जो एपिडर्मिस है वो बाह्य परत होती है। तो जैसे इस प्रकार से देखो, ये एपिडर्मिस है बेटा। एपिडर्मिस के अंदर क्या होता है? कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टिकल सेल्स होती हैं। तो इन सेल के मध्य मिडिल लेमिला मिलेगी, इधर भी मिडिल लेमिला मिलेगी, लेकिन बाहर की तरफ ये जो मुक्त सतह है, यहाँ पर मिडिल लेमिला अनुपस्थित होती है। तो अपन बोल सकते हैं जो फ्री सरफेस होती है वहाँ पर मिडिल लेमिला नहीं पाई जाती। इसके अलावा जो एक कोश की प्लांट्स होते हैं या एल्गी वगैरह होते हैं, यूनिसेलुलर जो होते हैं, वहाँ पर भी कोशिका भित्ति में मिडिल लेमिला नहीं पाई जाती, क्योंकि वहाँ पर मिडिल लेमिला का कोई फंक्शन नहीं है। तो मिडिल लेमिला क्या करती है? दो पादप कोशिकाओं को आपस में होल्ड करके रखती है, उनको पकड़ के रखती है। तो अपन बोल सकते हैं अगर फंक्शन की बात करें तो जो मिडिल लेमिला है उसका कार्य क्या होगा बेटा? ये दो पादप कोशिकाओं को आपस में पकड़ के रखती है, उनको होल्ड करके रखती है, उनको आपस में चिपका के रखती है।
यहाँ इसका मतलब है होल्ड। तो ये किसका काम करती है बेटा? गम का काम करती है, ग्लू का काम करती है, ताकि वो कोशिकाएं आपस में क्या रहें, आपस में एडजेसेंट रहें। ठीक है, मिडिल लेमिला अगर डिजोल्व हो जाएगी तो जो टिश्यू है वो लूज हो जाता है। तो थोड़ा सा इसका एक बता देते हैं, जैसे ही फ्रूट मैच्योर होता है, आपने सुना होगा फ्रूट राइपनिंग, बेटा डिजोल्व हो जाता है। उसको डिजोल्व करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज, जो आगे अपन स्टडी करेंगे। पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज मिडिल लेमिला को डिजोल्व कर देता है, जिससे जो फल है पहले हार्ड होता है जब कच्चा होता है, उसके बाद में जैसी राइपनिंग होती है तो जो लूजनेस आती है वो किसके कारण आती है? मिडिल लेमिला के डिजोल्यूशन के कारण। ठीक है, तो ये मिडिल लेमिला के पॉइंट्स हो गए जो आपको याद रखने हैं। क्लियर बेटा? ये सारे पॉइंट याद रखने हैं आपको। मध्य पटलिका की इंपॉर्टेंट बातें यही है बेटा, किसकी तो बनी होती है और ये दो पादप कोशिकाओं के मध्य क्या होती है? कॉमन होती है, और इसको अपन प्लांट सीमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करेंगे प्राइमरी सेल वॉल की। यहाँ पर अपन प्राइमरी सेल वॉल की स्टडी कर लेते हैं। दूसरा जो भाग है वो है प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल। तो जो प्राइमरी सेल वॉल होती है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि यह है पतली तथा लचीली होती है। अगला पॉइंट कंपोजिशन, यह है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा पैक्टिन की बनी होती है। इंपॉर्टेंट है बेटा। कुछ मात्रा में प्रोटीन भी पाया जाता है, लेकिन मेन क्या है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा पैक्टिन। ठीक है, इसमें सेलुलोज का अमाउंट कम होता है और हेमीसेलुलोज का अमाउंट ज़्यादा होता है, तभी ये क्या है बेटा? पतली और लचीली होती है। अगला पॉइंट, जो प्राथमिक सेल वॉल होती है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता पाई जाती है। इसमें वृद्धि क्षमता पाई जाती है, लेकिन ये वृद्धि क्षमता धीरे धीरे, जैसे ही जो सेल होती है इमेच्योर ऑर्गन की बात करें, परिपक्वन आएगा तो इसके साथ घटती जाती है। तो अपन बोल सकते हैं यह है परिपक्वन के साथ घटती जाती है। और प्राइमरी सेल वॉल आपको देखने को मिलती है जनरली जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं उनमें पाई जाती है, लेकिन जैसे प्लांट सेल मैच्योर होती है तो प्राइमरी सेल वॉल कम होती जाती है और सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण होता जाता है। तो अपन बोल सकते हैं यह है मेरिस्टेम सेल्स में पाई जाती है। सभी मेरिस्टेम सेल में केवल क्या होती है? प्राइमरी सेल वॉल। लेकिन जो आपका पेरेंकाइमा है, इनमें बात करें तो प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन वो क्या होती है? बहुत कम अमाउंट में होती है, उसमें सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण हो जाता है। तो ये प्राइमरी सेल वॉल के मुख्य पॉइंट हो गए। अब एक दो पॉइंट मैं वैसे बता रहा हूँ। जो प्राइमरी सेल वॉल है, आप खुद बताओगे बेटा इसकी पोजीशन क्या है? देखो इधर प्राइमरी सेल वॉल कहाँ पाई जाती है? मैं बोल सकता हूँ यह है मिडिल लेमिला तथा सेकेंडरी सेल वॉल के मध्य होती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको प्राइमरी सेल वॉल के याद रखने हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी? सेकेंडरी सेल वॉल, द्वितीय कोशिका भित्ति। वही बात, अगला इसी पॉइंट को अपन कवर करेंगे। जो द्वितीय कोशिका भित्ति होती है बेटा, ये कठोर और मोटी होती है। इंपॉर्टेंट है, कठोर तथा मोटी होती है। यह है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, मुख्य रूप से सेलुलोज हेमीसेलुलोज की बनी होती है। इसमें सेलुलोज का अमाउंट
बहुत ज़्यादा होता है और हेमिसेलुलोज का अमाउंट कम होता है। इसके अलावा इसके अंदर सुबेरिन, क्यूटिन, लिग्निन आदि भी पाए जाते हैं, जो इस कोशिका भित्ति को, सेकेंडरी सेल वॉल को कुछ विशिष्ट लक्षण क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, जिनका कार्य अपन अभी एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, और ये जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है बेटा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में अनुपस्थित होती है। देखो इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी सेल वॉल क्या है, कठोर होती है और मोटी होती है। एक्चुअल में जो प्लांट मैच्योर हो जाती है, टिपिकल प्लांट सेल की बात करें तो उसमें सेकेंडरी सेल वॉल ही होती है। ठीक है, तभी उसकी जो आकृति होती है वो स्थिर होती है, कारण सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है उसमें वृद्धि की क्षमता पाई जाती है। जैसे सेल बनती है मेरिस्टेमेटिक सेल, उसके बाद में उसका परिपक्वन होता है तो सेल की साइज इंक्रीज होती है। साइज इंक्रीज हो रही तो प्राइमरी सेल वॉल भी क्या करती है, वृद्धि करती है। लेकिन बाद में सेकेंडरी सेल वॉल के निर्माण के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये कठोर होती है, रिजिड होती है। ठीक है, अब जो सेकेंडरी सेल वॉल है उसकी पोजीशन मैंने बता दी आपको, डायग्राम से आप देख सकते हो कि ये प्राइमरी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीचों बीच होती है, या अपन बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, जस्ट बाहर की तरफ कौन सी होती है, सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है बेटा, अब जो सेकेंडरी सेल वॉल है इसमें देखो मैंने 3 घटक बताए आपको, सुबेरिन, क्यूटिन और लिग्निन। आगे एनाटोमी में आएंगे, लेकिन वैसे सुन लेना, जो सुबेरिन होता है वो सेल वॉल को अपारगम्यता प्रदान करता है। सुबेरिन का अगर डिपोजिशन सेल वॉल में हो गया तो उसमें अपारगम्यता आ जाती है, उसमें वाटर भी जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। जैसे याद करो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो एंडोडर्मिस में पाई जाती हैं, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती हैं वो किसकी बनी होती है, सुबेरिन की। तो सुबेरिन जहाँ डिपॉजिट हो गया वहाँ से वाटर कंडक्शन नहीं हो पाएगा। क्यूटिन की लेयर होगी तो ये ट्रांसपिरेशन को कम करेगी, वाटर लॉस को क्या करेगी, कम करेगी, जो अपन ट्रांसपिरेशन में स्टडी करेंगे। लिग्निन, सेल वॉल में अगर लिग्निफिकेशन हो जाता है तो आपको पता है जो सेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं और उनकी डेथ भी होने लग जाती है। तो लिग्निन क्या करती है, सेल वॉल को बहुत ज़्यादा कठोरता प्रदान करती है। लिग्निन के कारण, लिग्निन की उपस्थिति के कारण सेल वॉल में वाटर कंटेंट बहुत कम हो जाता है, जिससे उसकी हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है। तो ये सारे आगे आएंगे, एनाटोमी में इन सब की बात करेंगे। लिग्निफाइड सेल वॉल, क्यूटिन कैसे होता है, क्यूटिन का क्या कार्य है, सुबेरिन, एंडोडर्मिस की बात करेंगे, कैस्पेरिन स्ट्रिप्स की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तो आपको केवल सेकेंडरी सेल वॉल को डिस्कस करना था। तो ये बात होगी आपकी सेल वॉल की। देखो सेल वॉल के घटक याद रखने हैं बेटा आपको, मिडिल लेमिला हो गया, प्राइमरी सेल वॉल होगी, सेकेंडरी सेल वॉल होगी। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अभी आपको मैं बता देता हूँ। एक दो टर्मिनोलॉजी है बेटा, जैसे प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, डेस्मोटिब्यूल्स क्या होती हैं, तो वो सारी बातें अपन कर लेते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा ये कोशिका द्रव्य तंतु होते हैं बेटा। देखो इधर देखना, ये सेल ए है, ये सेल बी है। तो सेल ए और बी के मध्य ये देखो सेल वॉल क्या हो जाएगी, यहाँ पर बीच में डिजोल्व हो जाएगी। तो ये डिजोल्यूशन से ये देखो यहाँ पर जो स्पेस बन रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा का निर्माण कब होता है बेटा, जब साइटोकाइनेसिस होता है। उसका निर्माण भी बाद में बताएंगे। तो ये ब्रिज जो बना है उसको अपन बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, जिसकी सहायता से दो पादप कोशिकाओं के मध्य कोशिका द्रव्य का डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है। तो ये जो कांटेक्ट है यही क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा, जिसके द्वारा ये पदार्थों का आदान प्रदान करती है। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, ये होगा आपका डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। और ये किसमें हेल्प करेगा, फंक्शन क्या होगा इसका, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लाज्मोडेस्माटा। इसके बाद एक टर्म आती है डेस्मोटिब्यूल। डेस्मोटिब्यूल ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। डेस्मोटिब्यूल क्या होता है, दो पादप कोशिकाओं के मध्य देखो बेटा प्लाज्मोडेस्माटा है। अगर दो पादप कोशिकाओं की
ई आर आपस में कांटेक्ट में आ जाती है तो उस कनेक्शन को बोलते हैं डेस्मोटिबुल। जैसे इसकी ई आर है, ये इसकी ई आर है, इन दोनों की ई आर अगर प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू आपस में कांटेक्ट बना ले, ई आर का एक्सटेंशन हो जाएगा और प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू आपस में क्या हो जाएंगे, वो जुड़ जाएंगे, तो उसको बोलते हैं अपन डेस्मोटिबुल। तो ये ई आर कनेक्शन हो गया, ई आर कनेक्शन, दो पादप कोशिकाओं के मध्य प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा ई आर का कनेक्शन क्या कहलाता है, डेस्मोटिब्यूल। इसमें भी ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये भी किसमें सहायक है, ट्रांसपोर्ट में। एक टर्म होती है बेटा पिट, थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको भी समझ लो, पिट, ये हिंदी में बोलते हैं इसको गर्त, ठीक है। अब पिट को समझाते हैं, पिट क्या होती है, ये भी कॉन्टैक्ट होते हैं, आगे पढ़ोगे एनाटॉमी में पिट काफी बार आएगा, इसलिए थोड़ा सा इसको समझ लो। तो पिट क्या होती है बेटा, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, सेकेंडरी सेल वॉल में कुछ दबे हुए स्थान होते हैं, डिप्रेशन होता है, दबे हुए स्थान पिट कहलाते हैं। समझो इसको, डायग्राम से मैं मेंशन करता हूँ, पिट कैसे बनती है और उसका क्या फंक्शन होता है। जैसे बेटा ये सेकेंडरी सेल वॉल है, और आप जानते हो बीच में क्या होती है, मिडिल लेमिला, यहां पर होती है प्राइमरी, ये प्राइमरी सेल वॉल बेटा, डायग्राम वापस से बना रहा हूं कोई, ये बीचों बीच है मिडिल लेमिला, इसके इधर फिर क्या होगी, प्राइमरी सेल वॉल, जो दूसरी पादप कोशिका की प्राइमरी सेल वॉल है। और इधर वापस क्या आ गई, सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से इसको, ये है सेकेंडरी सेल वॉल, ये दोनों प्राइमरी, और ये है मिडिल लेमिला। पिट का निर्माण कैसे होता है, आपने बोला ना सेकेंडरी सेल वॉल में डिप्रेशन हो जाता है, कुछ दबे हुए स्थान होते हैं, उसको अपन बोलते हैं पिट। तो ये सेकेंडरी सेल वॉल, ये देखो सेकेंडरी सेल वॉल ये रही, तो यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल में ये डिप्रेशन आ गया दोनों तरफ आमने सामने, तो ये जो स्थान बना है, ये जो स्थान बना बेटा, इसी को अपन बोलते हैं पिट। तो ये क्या बन गया, पिट। तो जो पिट होती है उसमें देखो बेटा केवल कौन उपस्थित है, आमने सामने प्राइमरी सेल वॉल और मिडिल लेमिला। तो जो पिट है उसमें पिट मेम्ब्रेन, इसको अपन बोलते हैं बीच वाले पोर्शन को पिट मेम्ब्रेन, और पिट मेम्ब्रेन में कौन है, प्राइमरी सेल वॉल, फिर होगी मिडिल लेमिला, फिर दूसरी तरफ क्या है, प्राइमरी सेल वॉल। तो अपन बोल सकते हैं पिट मेम्ब्रेन किसकी बनी है, प्राइमरी सेल वॉल तथा मिडिल लेमिला की। अब देखो प्राइमरी सेल वॉल तो ना के बराबर होती है, मिडिल लेमिला जो है वो भी पतली होती है कंपैरेटिवली, तो इसमें जो आदान प्रदान है पदार्थों का वो आसानी से हो जाता है। तो पिट भी क्या करती है बेटा, ट्रांसपोर्ट में सहायक होती है। ये वाली जो पिट है उसको अपन बोलते हैं सिंपल पिट, जिसके अंदर जो पिट गर्त है, ये जो केविटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, क्लियर। इसको अपन बोलेंगे सिंपल पिट। और एक होती है बॉर्डर्ड पिट, देखो बॉर्डर्ड पिट कैसी होती है इसको समझाते हैं। इसमें बॉर्डर बन जाते हैं बेटा, जो केविटी होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, इस तरह से। ये देखो इसमें बॉर्डर बन गए, तो इनकी जो केविटी है उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, वो उनमें क्या आ गया, साइज में डिफरेंस आ गया, तो इसको अपन बोलते हैं बेटा बॉर्डर्ड पिट। और बॉर्डर्ड पिट जो है वो आपके जिम्नोस्पर्म वगैरह के कैरेक्टर होते हैं, जो एनाटॉमी में अपन बात करेंगे। तो इतना ही समझो, पिट की परिभाषा क्या होगी, और पिट जो है वो भी ट्रांसपोर्ट में, आदान प्रदान में क्या होगी बेटा, सहायक होगी। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी प्लांट सेल वॉल की, और उससे संबंधित जो टर्मिनोलॉजी थी उसकी बात होगी। अब इसके बाद अपन बात करेंगे बेटा थोड़ा सा फंगस सेल वॉल की। ठीक है,
इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है, तो उसको मैं अलग से मेंशन कर देता हूँ। कवक कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है और उसका कंपोजिशन क्या है, बस थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपने अगर डाइवर्सिटी पढ़ ली है तो उसमें आया होगा बेटा कवक कोशिका भित्ति। तो कवक कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। और भी पॉलीसेकेराइड होते हैं लेकिन मेन कौन होता है? काइटिन। और जो काइटिन है बेटा क्या होता है? काइटिन जो है वो होमोपोलीमर ऑफ नाग, नाग का समबहुलक होता है। यहाँ नाग कौन है बेटा? एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, ये है नाग, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। तो काइटिन जो है किसमें पाया जाता है? कवक कोशिका भित्ति में। तो कवक कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। ठीक है, इसके अलावा काइटिन जो है वो आर्थ्रोपोडा में, बाह्य कंकाल में भी काइटिन उपस्थित होता है, लेकिन यहाँ पर अपन कवक कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं। तो कवक कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? मुख्य रूप से काइटिन से निर्मित होती है। बस ये पॉइंट आपको याद रखना। और काइटिन किसका बना होता है? ये नाग का क्या होता है? समबहुलक होता है। इसमें केवल क्या उपस्थित होते हैं? नाग, मोनोसेकेराइड के रूप में। ठीक है, तो ये बात होगी अपनी बेटा कोशिका भित्ति की। मैं फिर कह रहा हूँ, कोशिका भित्ति से रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट हैं आपको याद रखने। एनसीईआरटी में बहुत कम दिया है, थोड़ा सा आपको डिटेल में हल्का सा बताया है, ताकि आपके नीट के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। इतना ज़्यादा भी मटेरियल मत पढ़ लेना बेटा, ताकि कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आपको नीट का एग्जाम फाइट करना है, तो इसलिए बिल्कुल सेलेक्टिव और बेसिक स्टडी करना है। और बेसिक से रिलेटेड जो भी डीप में आप जा रहे हो तो वो सही है, लेकिन अगर आपने आलतू फालतू या बहुत वाइड स्टडी कर लिया तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये सारी जो मैंने टर्मिनोलॉजी बताई हो बिल्कुल आपके टिप्स पे होनी चाहिए। तो ये आपका कोशिका भित्ति वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो भी बिल्कुल सिंपल पूछ जाते हैं बेटा, आराम से इजीली जो है आप उन क्वेश्चंस को कवर कर लोगे। ठीक है, अब कोशिका भित्ति के बाद अपन बेटा बात करेंगे किसकी? कोशिका झिल्ली की। ठीक है, तो अपन अब कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी में जो कोशिका भित्ति में पॉइंट्स लिखे हैं बेटा वो सारे पढ़ने हैं आपको आज ही, ताकि वो सारे स्टेटमेंट आपके कवर हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ स्टार्ट करेंगे अपन सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, या इसको अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। ये टॉपिक जो है आपका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है बेटा, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपन कुछ अन्य नामों से भी जानते हैं। इसको अपन, अगर ये सेल के चारों ओर है तो इसको सेल मेम्ब्रेन बोल देते हैं, एक ही बात है। इसी को अपन बायो मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जैविक झिल्ली। इसको अपन यूनिट मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इसी को अपन प्लाज्मा लेमा भी बोल देते हैं। ठीक है, ये कुछ इसके अन्य नाम है, लेकिन जनरली इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है टर्म अपन यूज करेंगे।
क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट, जो सेल मेम्ब्रेन शब्द है वो दिया था नागेली तथा क्रेमर ने। ठीक है, साइंटिस्ट हैं, कोई खास नहीं है, पूछे भी नहीं जाते, लेकिन थोड़ा याद रखना। प्लाज्मा लेमा ये शब्द दिया था प्लाउ ने। यूनिट मेम्ब्रेन ये जो शब्द है वो दिया था जेडी रॉबर्टसन, लेकिन ये एग्जाम में नहीं आते इसलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगला पॉइंट, जो पीएम है, पीएम की जो खोज है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो खोज है, उसका श्रेय दिया जाता है बेटा थियोडोर स्वान। याद करो, बताया था आपको पहले वाले लेक्चर में, थियोडोर स्वान ने इसकी खोज की थी। सबसे पहले इसने देखा था कि जो जंतु कोशिका होती है उसके चारों ओर एक पतली परत पाई जाती है, जिसको अपन आजकल किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा झिल्ली के नाम से, जीवद्रव्य झिल्ली के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बातें अभी स्टार्ट करते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें थोड़ा सा कंटेंट भी ज़्यादा है और ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं अगर पीएम की बात करूं तो यह है सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक। बेटा अगर कोई सेल है तो पक्का उसमें सेल मेम्ब्रेन होगी। बिना सेल मेम्ब्रेन के, बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कोशिका का अस्तित्व नहीं हो सकता। याद को मैंने बताया था, सेल मेम्ब्रेन ही वो परत है जो चयनात्मक पारगम्य में होती है, जो कोशिका के आंतरिक और बाह्य वातावरण को विभेदित रखती है। क्लियर यहां तक की बात? अगला पॉइंट, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये पतली, प्रत्यास्थ, जीवित, गतिक, चयनात्मक, पारगम्य, सुरक्षात्मक परत होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, समझे? ये बहुत ही थिन होती है बेटा, पतली होती है, इलास्टिक होती है, प्रत्यास्था इसमें पाई जाती है, जीवित होती है, बोले तो लिविंग, मतलब इसमें उपापचय क्रियाएं होती है, इसमें एंजाइम पाई जाती है, उपापचय क्रिया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ये एक लिविंग मेम्ब्रेन है, ये जीवित परत है। गतिक होती है, डायनेमिक, क्योंकि इसके अंदर परिवर्तन होते रहते हैं। इसके अलावा ये चयनात्मक पारगम्य होती है, सेलेक्टिवली परमेएबल, जो केवल चयनित अणुओं को ही आने और जाने देती है, और ये सुरक्षात्मक परत होती है। ये इसके कुछ पॉइंट्स हो गए। ये सारे पॉइंट याद रखने बेटा, एक एक पॉइंट पे मैं बात करता हुआ चलूंगा, ठीक है, और इसको अच्छे से आपको समझना है। अगला पॉइंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका के आंतरिक वातावरण को बाह्य वातावरण से विभेदित करती है। ठीक है, फिर से समझे बेटा, मैंने बताया था पहले भी आपको, जैसे कोई सेल है और ये इसकी है सेल मेम्ब्रेन सीएम, तो इसका ये आंतरिक वातावरण हो गया और ये हो गया बाह्य वातावरण। तो आंतरिक और बाह्य वातावरण के मध्य जो फिजिकल बैरियर है वो कौन है? सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि आंतरिक और बाह्य वातावरण के अंदर बैरियर का काम भी करेगी, और आंतरिक बाह्य वातावरण के मध्य जो आदान प्रदान होता है, जो आवागमन होता है, उसको भी कौन कंट्रोल करती है? सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये चयनात्मक पारगम्य होती है। तभी आंतरिक वातावरण बाह्य वातावरण से विभेदित होता है, तभी यहाँ पर विशिष्ट प्रकार की उपापचय क्रियाएं संपन्न होती है। उपापचय क्रियाएं पाई
जाती हैं। अगर वातावरण में विभेदन नहीं होगा तो बेटा उपापचय क्रियाएं संपन्न नहीं हो सकती, क्योंकि उपापचय क्रियाओं को संपन्न होने के लिए विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है, विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है, विशिष्ट चयनात्मक या चयनित अणुओं की आवश्यकता होती है, और उन सबको कौन सेलेक्ट करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिना कोशिका का अस्तित्व नहीं हो सकता। ये बातें समझते जाना बेटा, बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि पॉइंट्स सारे काम के हैं। ठीक है, अब बात आती है बेटा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका संगठन क्या है। समझना इसको, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बेटा वो प्रोटीन, लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है समझना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके बनी होती है? प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की। अगर वो बात करें मुख्य रूप से, मेनली, तो मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? मुख्य रूप से अगर बात करें तो मुख्य रूप से बोलोगे तो किसकी बनी होगी? प्रोटीन तथा लिपिड की, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। 1% से भी कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट जो है वो पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट तीनों आएंगे। और अगर मुख्य रूप से पूछ ले तो प्रोटीन और लिपिड। जनरली जो लिपिड और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हैं उनकी मात्रा में परिवर्तन देखा जाता है। ये वेरिएबल होते हैं, लेकिन सामान्यतया इनकी जो परसेंटेज है मैं बता देता हूँ आपको। प्रोटीन जो है लगभग 60%, लिपिड है वो 40% और कार्बोहाइड्रेट लगभग 1% के आसपास पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन है? प्रोटीन, फिर कौन है? लिपिड। ठीक है बेटा, लेकिन प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है वो भिन्न भिन्न भी हो सकती है, उनमें परिवर्तन भी हो सकता है। लेकिन अगर अपन बात करें आरबीसी की, जो अपनी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है, तो आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये याद रखना आपको, अक्सर इससे क्वेश्चन आता है। आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन है, उस सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, इनकी मात्रा क्या क्या है वो अक्सर क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर प्रोटीन जो है वो पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट 8%, जो लिपिड हैं 42% और ये 50%। ये आपको बेटा याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो आरबीसी है, आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली जो होती है उसमें प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो निम्न प्रकार होती है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर आरबीसी, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दिया है आरबीसी, तो जनरली वो क्वेश्चन पूछता रहता है, तो ये परसेंटेज आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा, तो ये अपन ने थोड़ी सी परसेंटेज की बात कर ली, लेकिन अब सारे जो घटक हैं उनको एक एक करके अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लियर? ये परसेंटेज याद रखनी है आपको, ये आरबीसी की इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने वैसे जनरली बताया भी सेल मेम्ब्रेन क्या है, किसकी बनी होती है, कैसी परत होती है वो। अब जो सेल मेम्ब्रेन के जो बेटा घटक हैं और लिपिड, प्रोटीन, कार्बन का क्या फंक्शन है, किस तरह से अरेंज होते हैं, उनकी सब बातें अपन करेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल स्टडी करेंगे बेटा। ठीक है ना? तो मैं अगर बात करूँ सेल मेम्ब्रेन की, तो देखो सेल मेम्ब्रेन में कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट आ गए। बहुत ही आवश्यक, बहुत ही नेसेसरी परत होती है जिसके बिना कोशिका का अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि यही आंतरिक और बाह्य वातावरण में क्या करती है? विभेदन करती है। बात आती है सेल मेम्ब्रेन की मोटाई की, तो बेटा बहुत ही पतली परत होती है, लगभग 75 एंगस्ट्रॉम इसकी मोटाई होती है। इसलिए सेल मेम्ब्रेन का अध्ययन केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगभग 1950s में आ गया था। उसके बाद कोशिका जो झिल्ली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके रासायनिक संगठन की स्टडी संभव हो पाई, और इसके लिए जो मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसका अपन अध्ययन करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है केवल, अब बातें काम की स्टार्ट करेंगे। आप इतना याद रखना बेटा, जो सेल है उसकी स्टडी के लिए आवश्यक है माइक्रोस्कोप। अगर माइक्रोस्कोप ना होता तो अपन कोशिका का अध्ययन नहीं कर पाते। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप में डेवलपमेंट होता गया, उसी अकॉर्डिंग जो कोशिका है उसकी स्टडी भी अच्छे से होती गई। देखो माइक्रोस्कोप जो होते हैं, एक बार हल्का सा सुन ही लो। यहाँ पर माइक्रोस्कोप क्या करते हैं? ये ऑब्जेक्ट की साइज को एनलार्ज कर देते हैं, ठीक है, मैग्नीफाई कर देते हैं, जिससे उनको अपन आसानी से देख सकते हैं। बिना माइक्रोस्कोप के कोशिका का अध्ययन संभव नहीं हो पाता। माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे
एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप, एक होता है आपका फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, एक होता है आपका फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप, एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अभी थोड़ा इतना ही समझ लो, फिर माइक्रोस्कोपी के बारे में कभी टाइम मिलेगा तो वैसे बता देंगे आपको। लाइट माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है एनाटॉमिकल स्टडी के लिए। अगर आपको एनाटॉमिकल स्टडी करनी है, जैसे कोई सेल का अरेंजमेंट देखना है कि जैसे आपके एपिडर्मिस है, कोर्टिकल सेल है, तो उनके लिए अपन जनरली लाइट माइक्रोस्कोप काम में लेते हैं। अगर आपको सेल की लिविंग स्टडी करनी है, जीवित कोशिका का अध्ययन करना है, तो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप काम में लेते हैं। अगर आपको इम्यूनोलॉजिकल स्टडी करनी है, इम्यून सिस्टम वाली जो सेल्स हैं उनकी स्टडी करनी है, तो फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। और अगर आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है, परासंरचना, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब काम में लेते हैं? अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए। जो बहुत ही, जैसे आपकी बात करें मॉलिक्यूल की, बायोमोलिकुलर लेवल पर अगर स्टडी करनी है, तो किसके द्वारा देखा जाता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो कोशिका झिल्ली में आपको पता है लिपिड है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो उनका अध्ययन किससे किया गया है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, क्योंकि इसका मैग्निफिकेशन पावर सबसे ज़्यादा होता है। ये ऑब्जेक्ट को 1 लाख से 1.5 लाख गुना क्या करता है? मैग्नीफाई कर देता है, और इसका रिजोल्यूशन बहुत कम होता है। इसलिए परासंरचना के अध्ययन के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है, और ये लगभग 1950s में आया था। उसके बाद में जो है सेल मेम्ब्रेन की जो एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर की स्टडी है वो पॉसिबल हो पाई, और उसका जो मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वो सिंगर निकोलसन ने प्रतिपादित किया था, जिसकी अपन बातें करने वाले हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया आपकी सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है, किसके द्वारा अध्ययन किया जाता है। अब सेल मेम्ब्रेन के जो घटक हैं, कैसे बनी है, कैसे अरेंजमेंट है, क्या इनके फंक्शंस हैं, वो अपन सारी बातें अब करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक अपन ने सेल मेम्ब्रेन के इंट्रोडक्शन की बात कर ली है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को पढ़ना, ठीक है, जो मैंने बताया उसको आप रिवाइज करना, फिर अपन अगले लेक्चर में सेल मेम्ब्रेन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की सारी स्टडी, एनसीईआरटी का कंटेंट पहले लेंगे, उसके बाद में थोड़ा डिटेल में चलेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करना पड़ेगा। इधर उधर जो भी कॉन्सेप्ट है सारे अपन कनेक्ट करेंगे। क्लियर? तो सेल मेम्ब्रेन का अध्ययन जो है वो अगली क्लास में करेंगे। ओके, तो इसको अच्छे से आप रीड करना, ताकि अगली क्लास में सेल मेम्ब्रेन अपन कंप्लीट कर लें। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट।